बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके लिए चंद खुशखबरियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सीनियर साफ़ी हारून रशीद का तज़किया भी आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगा कि सीनियर साफ़ी हारून रशीद क्या कहते हैं, खुशखबरियाँ क्या हैं। इमरान खान साहब ने, ऐसा लग रहा था कि कल इमरान साहब ने जो खिताब किया, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये खिताब जो है वो बजाय कि एक वज़ीर आला पंजाब का खिताब है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उनके अंडर हैं। जो कुछ इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो वही कुछ परवेज़ इलाही करेंगे। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब कर रहे हैं। जब भी शहबाज शरीफ की जानब देखा जाता है तो महसूस नहीं होता कि ये शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, क्योंकि उनकी तकरीरों में वो कोई भी आवाम के लिए कुछ भी नहीं बताते। सिर्फ ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने इस टाइम ये किया था, मैंने इस टाइम लैपटॉप दिए थे, नवाज शरीफ ने उस टाइम धमाके किए थे, मैंने ये किया था, मैंने सड़कें बनाई थी, मैंने मेट्रो बनाई थी। तो शहबाज शरीफ इसी चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन नई चीज़ें डिस्कस नहीं करते, नया कुछ भी नहीं कहते और अवाम के मतलब तो कुछ भी नहीं कहते। शहबाज शरीफ ने कल जो तकरीर की उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आगे चलकर कि शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, बड़ी खुशखबरियाँ क्या हैं और सीनियर साफ़ी हारून रशीद क्या कहते हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लंगर खाने और पनाहगाह जो हैं वो दोबारा रीस्टोर की जाएंगी। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो कि अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद तक महदूद हो चुकी है, यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत। तो शहबाज शरीफ हुकूमत जूँ ही ये लोग हुकूमत में आए, इन्होंने पनाहगाह और लंगर खाने बंद कर दिए। वो पनाहगाह, वो लंगर खाने जो कि दूर दराज के इलाके से बाकायदा तौर पर लोग नौकरियां करने के लिए आते थे, लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए आते थे, तो वो बाकायदा तौर पर रात को लंगर खाने में, पनाहगाह में, वहाँ पर जाकर अपना गुजर बसर कर लेते थे। उनसे किराया नहीं लिया जाता था, उनसे खाने के पैसे जो है वो चार्ज नहीं किए जाते थे, उनको जो कम्बल फ्राहम किए जाते थे, उनको जो वहाँ पर बाकायदा तौर पर बिजली इस्तेमाल कर लेते थे, तो उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता था। बल्कि मेरे जाने वाले एक भाई साहब है, तो उन्होंने बताया कि 3 टाइम का अच्छा खाना वो खाते रहे हैं, क्योंकि उनको इमरजेंसी थी, उन्होंने अस्पताल जाना था। तो होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में लंगर खाने बने हुए थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने वहाँ पर क़याम किया और वहाँ पर उन्होंने आराम के साथ उनकी जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन भी वहाँ से करवाया और लंगर खाने में वो आराम के साथ बैठकर उन्होंने 2-3 दिन गुजारे और उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया। तो ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट थी, इनको जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा, इनको अवाम से कोई लेना देना नहीं था, ना है ना होगा। सिर्फ अपना NRO लेने के लिए आए थे, NRO 2 लिया, अब बाकायदा तौर पर असम्बली में खड़े होकर कभी क्या बातें कर रहे हैं, कभी क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अवाम का एहसास नहीं है डॉलर की प्राइस किधर जा रही है, उसका कुछ भी किसी शख्स को नहीं पता जो इस टाइम वफाक में बैठा है। इमरान खान साहब ने दूसरी खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम जो है उसको हम रीस्टोर करने जा रहे हैं। और सानिया निश्तर साहिबा को रात को इमरान साहब ने कहा कि सानिया निश्तर को बाकायदा तौर पर मैंने पंजाब में पहुंचने की हिदायत की है। सानिया निश्तर साहिबा जो हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, ये एक बहुत काबिल औरत है। ये इनकी काबिलियत के ऊपर मैं अगर आपको लेक्चर देना चाहूँ, वैसे मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, तो अगर मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँ तो 10-15 मिनट बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि आपके लिए एक, आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ कि जब कोरोना वायरस था तो डॉक्टर सानिया निश्तर की टीम ने जो बाकायदा तौर पर जो डिलीवर किया और बाकायदा तौर पर जो हकदार था उसको पैसे फराम किए। 12,000 पहले शुरू हुआ, बाद में 14,000 गया और ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ करती रही है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा,
इन्होंने 8 से 10 हजार बंदे, 8 से 10 लाख बंदे जो हैं बकायदा तौर पर इन्होंने निकाले थे, जो कि बेंजीन इनकम सपोर्ट से ऐसे ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे बकायदा तौर पर, जो कि डिजर्व ही नहीं करते थे। वो बिल्कुल उनका यानी कि वो अच्छा गुजर बसर करते थे, उनके पास ठीक ठाक पैसा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे लेते थे। तो डॉक्टर सानिया निश्तर की टीम ने बाकायदा तौर पर उन लोगों को छानबीन करके वो सिस्टम से निकाल दिया था। और कोरोना में जो कुछ उन्होंने किया और जिस तरह उन्होंने गरीबों का एहसास किया, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में इतना अच्छा काम किसी दूसरी औरत ने यानी कि इस शोबे में किया हो। पाकिस्तान में बेशतर औरतें हैं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मैं इस शोबे की बात कर रहा हूँ। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं, यानी कि अगली खुशखबरी की जाने बढ़ते हैं। और खुशखबरी यह है कि इमरान साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड रीस्टोर कर दिया। अब सेहत इंसाफ कार्ड जिसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का आप फ्री इलाज करवा सकते हैं, अब वो रीस्टोर हो चुका है। इसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी कि किस तरह हमारे ड्राइवर का सेहत कार्ड इंसाफ के ऊपर उसका इलाज हुआ था। वो वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। रियलिटी ऑफ सेहत कार्ड मैंने उस वीडियो में सारी डिटेल बताई थी। वो अगर मैं दोबारा बताऊं तो 10 मिनट की वो डिटेल है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान साहब ने एक कौम से वादा किया है, और वो वादा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा निकाल कर, ये नहीं है कि अब उनसे पैसा मांगा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान में पैसा अपना बाकायदा तौर पर इन्वेस्ट करें, और जो लोग वहां से पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस सूरत में हम अपना कर्ज भी चुका लेंगे। इमरान साहब ने कहा उससे हमें IMF से छुटकारा भी मिल जाएगा। इमरान साहब ने कहा कि हम लाहौर में रावी का प्रोजेक्ट बना रहे थे, रावी सिटी बना रहे थे, कराची में इस तरह एक इंटरनेशनल सिटी बन रही थी, दुबई की तर्ज की तरह हम इमारतें बना रहे थे, लेकिन हमें हमारी जो हुकूमत चेंज कर दी गई, रजीम चेंज कर दी गई, और ये जो साजिश रचाएगी, तो इस सिलसिले की इसकी वजह से मुल्क जो था वो पीछे चला गया। अगली खबर की जाना पड़ता है। अगली खबर यह है कि फैटफ का इजलास बहुत जल्द होने वाला है। फैटफ के लास्ट इजलास में उन्होंने ये कहा था कि अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का काम शुरू हो चुका है। तो फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाने का जो काम और जो उनकी सिफारिशात थी और जो उनके पॉइंट्स थे, उनके ऊपर इमरान साहब ने काम किया था, हमाद अजहर ने काम किया था। अब इस चीज़ का फल इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलने जा रहा है। और फैटफ में मुझे डर था कि ये ना हो कि ये फैटफ जो है वो हमें दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दे, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर केसेस है, करप्शन के केसेस उनके ऊपर है। तो फैटफ में ये चीज़ें मैटर करती हैं, और फैटफ इस चीज़ को देख रहा है। जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो देख रहे हैं, मूडिस देख रहा है, और जो ब्लूमबर्ग है वो देख रहा है। और पाकिस्तान इस टाइम जो चौथे नंबर के ऊपर, यानी कि दिवालिया होने वाली जो कंट्रीज है उसमें चौथे नंबर के ऊपर मौजूद है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये जब चीज़ें मैटर कर रही थी तो मुझे ये खौफ था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन अब दोबारा एक नई उम्मीद जागी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलेगा। अगली खबर की जाना पड़ती है। अगली खबर यह है कि सीनियर साफी अल रशीद ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में वो लिखते हैं कि इमरान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो चुका है, और इमरान साहब की 2/3 अक्सरियत में, इमरान साहब को 2/3 अक्सरियत में वापस आने से कोई रोक नहीं सकता। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है। दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं कि बाकायदा तौर पर जो नून लीग और जो बाकायदा तौर पर मुस्लिम नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी जो साख है सियासत की वो ख़त्म कर ली है। अब PTI की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो रहा है, और अगर PTI वाले गलतियां नहीं करते हैं तो मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गलतियों से तहरीक इंसाफ को सबक सीखना पड़ेगा।
यहाँ पर अगली खबरों की जाने बढ़ते हैं। अगली खबरें ये हैं कि मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू में कहा था कि शहबाज शरीफ की तकरीर पर बात करूंगा। शहबाज शरीफ की कल की जो तकरीर थी, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर की, वो तकरीर कम, वो गिले शिकवे ज़्यादा थे। गिले शिकवे जिससे कर रहे थे वो आपको पता है, वो मैं यहाँ पर पूरी तकरीर को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उस तकरीर में मुझे लफ्ज़ अवाम नज़र नहीं आया, लफ्ज़ अवाम नज़र नहीं आया। ये नज़र नहीं आया कि शहबाज शरीफ हमें बताएं कि डॉलर की प्राइस को हम किस तरह कंट्रोल करने जा रहे हैं, और ये नहीं बताया कि वो इस्तीफ़ा कब देने जा रहे हैं। क्योंकि देखें, शहबाज शरीफ की हुकूमत अमलन बल्कि वो ख़त्म ही हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कि जिनके पास कोई भी वज़ीर आला मौजूद नहीं है। और वज़ीर आला सिंध की बात करें तो वो भी बराए नाम है, वज़ीर आला सिंध बराए नाम है, और वो पीपल्स पार्टी से हैं। पीपल्स पार्टी के वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वज़ीर आला का। ये एक अलग बात है कि मखलूत हुकूमत चल रही है, ये हुकूमत 2 वोटों के सहारे चल रही है। तो शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने अवाम के मतलब कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन में कंपेन चलाई है, उस कंपेन की वजह से नवाज शरीफ शदीद नाराज़ है। शदीद नाराज़ इस वजह से है क्योंकि 15 सीटें जो हैं ये लोग हार गए हैं। हमजा शहबाज शरीफ की वजारत चली गई है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि नवाज शरीफ इस टाइम शहबाज शरीफ से नाराज़ है। ख़बरें हैं, इतलात हैं, और कुछ मुसद्दका इतलात हैं, कुछ मुसद्दका इतलात नहीं भी हैं। यहाँ से ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं, नवाज शरीफ वो शहबाज शरीफ से खुश नहीं है। अंदरूने खाना काफ़ी मामला ख़राब हो चुके हैं, और बाकायदा तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा को जिम्मेदारी मिल चुकी है। मिलनी क्या है, मिल चुकी है। मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है, लेकिन फिर भी वही बात है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस जिम्मेदारी को निभाने के लायक नहीं है। वजह यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ का जो क्लैश है, और जो आपस में ही ना इत्तेफाकी है, तो फिर वो आप देख सकते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इसमें मुल्क जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो मुल्क का हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान शहबाज शरीफ को नहीं हो रहा, मरियम नवाज शरीफ साहबा को नहीं हो रहा, इमरान साहब की ज़ात को नहीं हो रहा। मुल्क इस टाइम एक ऐसे मौके के ऊपर पहुंच चुका है, एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहाँ से अगर हम रिवर्स कर लेते हैं तो कर लेते हैं, अगर नहीं करते तो आगे कुआं है पीछे खाई है। अल्लाह ना करे कि हम कुएं में गिर जाएं, अल्लाह ना करे कि हम खाई में गिर जाएं। हमें स्टेबल होना पड़ेगा। हमारे मुल्क में बाकायदा तौर पर इस्तेकाम आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, मुआशरत आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। डॉलर आज फिर महंगा हो गया है। शहबाज शरीफ पता नहीं कुछ सत्तू पी कर सोए हुए हैं या लस्सी पी कर सोए हुए हैं, कोई एहसास ही नहीं है, ज़रती बराबर भी एहसास नहीं है। उठकर खड़े हो जाते हैं कि हमें अदलिया ने हमारे साथ ये कर दिया। ओ भाई, मेरे अदलिया अदारे, हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नुक्ता पूछा, सवाल सिंपल था, आप बताते, और आपसे जब पूछा गया कि बताएं कि आर्टिकल 63A 63B में जो आप कह रहे हैं कि ये जो पार्लिमानी हेड है, पार्लिमानी कमेटी का जो हेड है वो फैसला करेगा या पार्टी का हेड करेगा। एक सवाल था, एक सवाल के जवाब में आप कह रहे हैं कि फुल कोड पंच है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इन तमाम चीज़ों को सुनते हैं। उमर अता बंदयाल साहब, हमारे जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया, वो इन तमाम चीज़ों को सुनते हैं। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि ये आप डिले टेक्निक्स इस्मा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ ये केस उलझ जाए, और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये केस 2-3 महीने तक लटका रहे। जो तजिया नगार थे उन्होंने भी ये तजिए निकाले, और मेरा भी तजिया यही है कि जब एक सवाल था, आसिफ जरदारी ने आपको आगे कर दिया, आप समझ रहे थे कि आपने कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया। जब हमजा शहबाज शरीफ
वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए तो मैं देख रहा था बेचारे मुस्लिम लीग नून वाले वो नारे लगा रहे थे एक जरदारी सब पे पारी। इनकी अपनी रूट्स ही इन्होंने अपनी रूट्स को ही काट दिया है। इन लोगों ने अपने आबाओ अजदाद को बुला दिया है। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि अब चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए और वो अपने दौर में एक अच्छे वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। उनके बेशुमार कारनामे हैं। किसान को भी रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो चौधरी परवेज इलाही हैं, जब ये वज़ीर आला पंजाब बने, अब मैं देख रहा हूँ मुस्लिम लीग नून और जो PDM वाले हैं मुसलसल एक ट्रेंड चला रहे हैं कि ये डाकू हैं, पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। अच्छा, एक तरफ तो डाकू हैं, दूसरी जानब चौधरी शुजात हुसैन के पाँव पकड़े जा रहे हैं, उनके घुटनों को हाथ लगाया जा रहा है। तो उसी का कज़न उसको आप डाकू कह रहे हैं और उसी का कज़न जो कि बेनिफिशरी हैं दोनों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों दूध के दूल्हे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके ऊपर जो केसेस है वो गलत है, मोनिस इलाही के ऊपर जो केसेस है वो गलत है, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा। लेकिन जब ये लोग इक़्तिदार में थे और आज भी इक़्तिदार में हैं, चौधरी शुजात हुसैन तो बाहर बैठे हैं, चौधरी परवेज इलाही इक़्तिदार में हैं, लेकिन इससे पहले जब ये लोग इक़्तिदार में थे तो ये आपस में बेनिफिशरी थे। अगर चौधरी परवेज इलाही ने कुछ किया था तो चौधरी शुजात हुसैन ने भी किया होगा। अब चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं सालक हुसैन, उनके ऊपर इमरान साहब कह रहे हैं कि वो अमरीकी साजिश में बराबर के शरीक थे। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये कोई एक साइड के ऊपर नहीं है, ये दोनों साइड के ऊपर है। और चौधरी शुजात हुसैन को अब आप कह रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही को आप कह रहे हैं कि डाकू है। डाकू के कहने से या फिर आप इस तरह के बयान देने से कोई आपकी सियासत बचने वाली नहीं है। रियासत को बचाना मकसूद है और खड़े होकर गिले शिकवे करना ये अब उस चीज़ का टाइम निकल चुका है। जब अदालत ने कहा कि आप आकर हमें ये बताएं कि आपने ये किस तरह किया, डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग किस तरह दी, उस टाइम आप बिल्कुल खामोश थे, आपके पास कोई जवाब नहीं था। पार्लियामेंट में आकर आप अदालतों के जो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया हैं तो उनके आप इख्तियारात को महदूद करने की बातें कर रहे हैं। खैर वो बातें ही करते रहेंगे और जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं वो भी सिर्फ बातें ही रहेगी। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं इस वीडियो को इतना लंबा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।